हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी लाइट चैप्टर के 5 से 10 अलग-अलग वीडियोस देखकर थक चुके हैं और अभी भी कंफ्यूजन बाकी है? स्वागत है आपका एनएसएस एकेडमी 360 में। आज की ये एक सिंगल वीडियो आपके पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन है। अगले कुछ ही देर में हम जीरो लेवल से शुरू करके एडवांस न्यूमेरिकल्स तक जाएंगे। इस क्लास के खत्म होते ही आपके पास होंगे मेरे हैंड रिटन डिजिटल नोट्स, तो आपको अलग से कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ स्क्रीन पे फोकस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होती है? देखिए, लाइट एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विच इज प्रेजेंट अराउंड अस। ठीक है। Light can be defined as visible radiation to the human eye. Photons. Photons क्या होते हैं? Photons होते हैं एनर्जी के टाइनी से पैकेट्स. What photons are? They are the tiny packets. They are the tiny packets of energy. Right? Next, what reflection of light means to us? तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो रहेगी। तो चलिए देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है इंसिडेंट रे यानी कि आई, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आर, एंड नॉर्मल यानी कि एन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, मतलब कि तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मैं अभी समझाऊंगा आगे प्लेन क्या होगा। सेकेंड पॉइंट सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यानी कि जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है। तो देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है? द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। Next comes point of incidence. The point at which the incident ray strikes the reflecting surface is called point of incidence. मतलब कि जहां पर इंसिडेंट करेगी ना इंसिडेंट रे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ना भाई, इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझे? इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? द रे लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये वाली क्या रहेगी? इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, नॉर्मल क्या होता है? यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी कि माना कि ये मेरे पास मिरर है, तो मिरर का ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, क्वेश्चन एक पूछ लेता हूं मैं आपसे यहीं पे, कितने नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं एक प्लेन सरफेस के ऊपर? तो द आंसर इज इंफिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि मान लीजिए कि एक ये मिरर है और ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, ये वाला, इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है फिलहाल यहाँ पे, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि मान लीजिए कि एक इस तरह से हमारे पास एक सरफेस है प्लेन मिरर का। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब मैंने आपसे ये पूछा कि ये एंगल तो है 30। ठीक है, तो बताओ बताओ बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? तो देखो आपका आंसर बनना चाहिए सर ये अगर 30 है तो ये वाला भी 30 होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, और ये कंप्लीट कितना है 90 डिग्री है, तो 90 में से किसको लेस कर देंगे 30 को, तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री, यानी कि आंसर कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधा, और वर्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है आभासी। ठीक है, आभासी इमेज कैसी इमेज होती है जिसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज बताओ, जैसे कि हम हमारे फोन से कैमरे से फोन के कैमरे से फोटो कैप्चर करते हैं, वो कैसी इमेज है, तो बेटा वो एक रियल इमेज है। ठीक है, क्यों है रियल इमेज, क्योंकि जब चाहो तब आप उस इमेज को देख सकते हो। ठीक है, आपसे 10 साल के बाद भी अगर देखना चाहो, कंडीशन है कि आपके पास वो फोन और वो सब मेमोरी वो फोटो होनी चाहिए, तो आप देख पाओगे, डिलीट नहीं करी हुई है तो आपने। ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो, देखो ये एक फोटो कि मिरर के सामने एक ये खड़ा हुआ है मूर्ति, तो इस मूर्ति का जो प्रतिबिंब है, इस मूर्ति का जो इमेज है वो मिरर में बन रहा है। अब ये मूर्ति को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो क्या इमेज बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसका मतलब ये इमेज कैसी है, ये इमेज सिर्फ तभी बन रही है जब ऑब्जेक्ट उसके सामने है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर के सामने से गई, हटी, इमेज भी हट जाती है, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। बात समझ गए। चलो लेटरल इन्वर्टेड वर्ड देख लो। लेटरल इन्वर्टेड वर्ड का मतलब होता है साइड वाइज इन्वर्ट होना। साइडवेज का मतलब ये होता है कि जो राइट होगा ना, ऑब्जेक्ट का राइट, वो इमेज का क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। साइडवेज इन्वर्ट हो जाना उसे लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। बात क्लियर है। लेटरल इन्वर्टेड और इन्वर्टेड में फर्क होता है बेटा। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अपराइट इन्वर्ट, मतलब कि ऊपर वाला जैसे सर है वो नीचे पैर की तरफ चला गया इमेज में। ठीक है, और जो पैर थे ऑब्जेक्ट के वो इमेज का सर की तरफ चले गए, मतलब उल्टी हो गई इमेज। ठीक है, उसे इन्वर्टेड बोलेंगे। और लेटर इन्वर्टेड का मतलब है साइड वाइज इन्वर्ट होना। क्लियर है कोई बात। चलो आगे देखो, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ये कह रहा है कि ये जो यू होगा वो किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। ठीक है, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और वी क्या होता है इमेज डिस्टेंस, वी क्या होता है इमेज डिस्टेंस, ये भी याद रख लेना है। तो ये यू और वी हमेशा बराबर होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। सो द नेक्स्ट इज स्पेरिकल मिरर्स। देखो स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप के, कनकेव मिरर्स एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। तो पहले मिरर्स बताया गया है, मिरर्स विद स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फेयर्स। मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो मान लो कि एक हमारे पास गोल कांच का टुकड़ा था, बॉल थी कांच की। ठीक है, हमने क्या किया, इसको कट किया इतना पीस। ठीक है, और जो ये वाला पीस है इधर वाला, ये वाला जो पीस है इसको क्या कर दिया साइड में रख दिया। अब सिंपली वी हैव दिस मच ऑफ पोर्शन ओनली। ठीक है, इतना पोर्शन है ग्लास का। एंड देन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें पॉलिशिंग कर दी है। किससे कर दी है पॉलिशिंग, AgBr सॉल्यूशन से, सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है हमारा, अब कनकेव मिरर बन चुका है। इसकी शेप देखो केव के जैसी है, गुफा के जैसी, इसीलिए इसको कनकेव मिरर कहते हैं। बात समझ गए। ये इनवर्डली कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको कनकेव मिरर कहते हैं। ये वाला होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर से होता है थिकनेस ये ज्यादा होती है। ठीक है, और एजेस से क्या होता है थिन, एजेस से क्या होता है थिन होता है पतला, और सेंटर से क्या होता है थिक होता है कन्वेक्स मिरर। वहीं अगर बात करें कनकेव मिरर की, देखो कनकेव मिरर में क्या है, कनकेव मिरर सेंटर से आप देखोगे कि कैसा होता है थिन, है ना, और एजेस से क्या है, एजेस से है थिक। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्पेरिकल मिरर के अंदर देखो, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये डेफिनेशंस हैं। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप डेफिनेशंस वहां से लर्न कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सारी चीजें, देख लीजिएगा। कौन सा मिरर है ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ये वाली हो गई पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिशिंग किसकी होती है अभी बताया था मैंने, सिल्वर ब्रोमाइड का। ये वाली सरफेस कौन सी कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली सरफेस कौन सी रहेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, पोल। ये जो पॉइंट रहेगा, इस लाइन को जो डैश 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 में, इसे क्या कह रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
अब जो ये गोला है, अब जरा देखो एक बार कि भाई ये जो ऐसे ही तो गोला था ये बेसिकली, है ना, ये इसका सेंटर होगा गोले का, मैंने इतना पीस कट किया था, राइट। तो इस सी को, इस सेंटर को क्या कहते हैं, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। सी से और पोल के डिस्टेंस को, सी से पोल के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं कई बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर को सी लिख देते हैं। तो सी तो पॉइंट है बेटा, सी इज द पॉइंट, ठीक है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी से पोल का डिस्टेंस। बात समझ गए। आगे देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय एफ फॉर कनकेव मिरर। जब पैरेलल रेज आती हैं तो उन्हें वो कन्वर्ज कर देता है, जहां पर कन्वर्ज करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जो पैरेलल रेज आ रही होंगी उन पैरेलल रेज को ये क्या करता है, कन्वर्ज कराता है कहीं पे, ठीक है, इन पैरेलल रेज को ये कन्वर्ज कराता है। तो जहां पर कन्वर्ज करा रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। बात क्लियर है। आगे देखो अपर्चर क्या होता है, ये कई बार जो है वो पूछा गया है, अपर्चर क्या होता है। तो देखो अपर्चर बेसिकली द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द स्फेरिकल मिरर इज रेफर्ड टू एज द अपर्चर वेयर एक्चुअली द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मैं समझाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको लेके आता हूँ। आप सब जानते हो ये वाली कौन सी सरफेस रहेगी, पॉलिश्ड, और ये वाली कौन सी सरफेस रहेगी बेटे, रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्लियर है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक का मिरर का, एक्चुअली में तो इसी से तो हो रहा होगा रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हो। अगर कोई रेख देखो जरा ऐसे गई तो वो तो सीधे चली जाएगी ना, अगर कोई रेख इस तरीके से वो भी सीधे चली जाएगी, तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन तो बस यहीं से होगा। जो सरफेस है, जो पोर्शन है ऑफ द मिरर जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है उसे क्या कहेंगे हम, अपर्चर। क्लियर हो गई बात, अपर्चर। ठीक है। आर इज इक्वल टू 2f होता है, आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एफ के। एफ क्या बताया था मैंने अभी आपको, फोकल लेंथ। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। आगे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। देख लीजिए जरा जल्दी से, कौन सा मिरर है बेटा, ये मेरा है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, दिस इज द कनकेव मिरर। और ये वाला कौन सा रहेगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इस वाली रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये वाली रे का नाम रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। अच्छा, अभी ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अब नॉर्मल ये खींचा जाएगा तो दिस विल बी द नॉर्मल। ओके। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। बात समझ गए, क्लियर है ना। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अच्छा, इसमें देख लो कन्वेक्स में, भाई ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अच्छा, इसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा इस पॉइंट के लिए। ये है ना इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये है करेक्ट। जो इसको आगे एक्सटेंड करोगे ये कहाँ पे जाएगा, सी से जा रहा है। ठीक है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। देखो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जस्ट डेफिनेशंस लिखी है मैंने कि द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर और appears to diverge from the principal focus in case of a convex mirror। convex mirror में एक्चुअली पास नहीं करेंगे ना, मिरर है ना, तो मिरर तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना, तो appears to be गोइंग टू द फोकस। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये उसका रे डायग्राम हो गया है सेम उसी चीज का। आगे देख लीजिए, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और अ रे which is directly towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। क्लियर है बात, ये चीज यहाँ पे इसी डायग्राम में आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल बस यही कहता है कि अगर कोई एक रे ऑफ लाइट है वो सी से आएगी तो सी पे ही रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इस वाले केस में तो सी पे आई इंसिडेंट रे, तो सी पे ही क्या जा रही है, वापस जा रही है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, जो कहाँ पे दिखेगी हमें, सी पे दिखेगी। राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट रूल इज दिस वन, देखिए जरा,
ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप अब आप ये चीज़ जान चुके हो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आई होप अब ये आप जान चुके हो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, ये सब। ठीक है, ये वाला क्या सरफेस रहेगा? ये वाला होएगा पॉलिश्ड सरफेस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि इस केस में यहाँ पर ये रे गिर रही है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और यही पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल भी। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल कि अगर इस वाले में कॉन्वेक्स में अगर पोल पे गिर रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। दैट मीन्स एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर के। क्लियर है ना? यहाँ तक कि बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, कई बार आपने करी हुई होंगी। आइए देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी मतलब बहुत दूर होगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था आपको। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है बेटा यू से, और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम? वी से। ये ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई, और रेज जब पैरेलल आती है तो वो कहाँ से निकलती हैं? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रही होगी? प्रिंसिपल फोकस पे बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? हाईली डिमिनिश्ड बन रही होगी। किस तरफ बन रही होगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट में ही बन रही है। क्लियर है? बैक साइड में थोड़ी ना बन रही है। ये मिरर है ना? ये है ना इसका बैक साइड, तो ये वाला है इसका बैक साइड। तो बैक साइड में थोड़ी ना बन रही है इमेज, इमेज तो फ्रंट साइड में बन रही है। इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब अपराइट इन्वर्टेड, मतलब कि जो सर होगा वो पैर बनेगा और जो पैर होगा वो सर बनेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? बियॉन्ड सी होगा। तो देखो, ये सी पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रे को कैसे लेके आएंगे हम? पैरेलल लेके आएंगे। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट रे को हम कैसे लेके आए? पैरेलल लेके आए। जो पैरेलल रे आई वो कहाँ से निकली? वो रे हमारी निकली फोकस से। कहाँ से निकली है बेटा? वो हमारी रे निकली है फोकस से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको फोकस से। सेकंड रे को कहाँ से निकाला है हमने? ऑब्जेक्ट से जो अगला पॉइंट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सी है ना, तो ऑब्जेक्ट से अगला जो पॉइंट है वो कौन सा बन रहा है? ये सी ही तो बन रहा है, ये वाला सी ही तो बन रहा है। तो सी के लिए क्या रूल बताया था मैंने कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। क्लियर है? तो ये कहाँ पर कट कर रही है दोनों रेस? सी और एफ के बीच में। ध्यान देने वाली बात है कि बेटे इमेज जो बनेगी ना, वो बनेगी रिफ्लेक्टेड रेज कट करने की वजह से। कहां पर बनेगी? रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर कट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर कट करेंगी वहां पर इमेज बनती है। ठीक, अब आप देखो कि फर्स्ट पॉइंट यही है कि कहां पर बन रही है इमेज? बिटवीन एफ एंड सी के बीच में। इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। कहां पर बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है। देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, ये हो गया एच ऑफ ओ, और इमेज की हाइट छोटी सी है, एच ऑफ आई। ठीक है, तो इमेज क्या है? छोटी बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, थर्ड केस। तो देखिए, थर्ड केस के लिए क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी? सी पे होगी। तो फर्स्ट रे लेके आए हम, वो रे कहाँ से गई? क्योंकि पैरेलल थी तो पैरेलल रे कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, है ना? दूसरी रे कहाँ से निकालनी है? ऑब्जेक्ट से जो अगला पॉइंट है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज एट सी ना, ऑब्जेक्ट खुद सी पे है। तो सी से अगला पॉइंट कौन सा बन रहा है? एफ, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या रूल बताया था मैंने कि अगर रे प्रिंसिपल फोकस पे आएगी तो वो कैसे चली जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बात समझे? तो एक रे ये इंसिडेंट रे हुई, ये वाली क्या हुई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ पर कट कर रही हैं? कहाँ पर कट कर रही हैं भाई दोनों रेस? देखो, ये वाली रे जो थी फर्स्ट वाली रे, ये इस तरीके से यूं चली गई, है ना? सेकंड वाली रे इस तरीके से आके यूं चली गई, है ना? तो ये यहीं पे तो कट कर रही हैं। एट इसका मतलब कहाँ पर? सी पर, एट सी। इमेज का साइज क्या होगा? सेम होगा, यानी कि एच ऑफ ओ वुड बी इक्वल टू एच ऑफ आई। और इस वाले केस में यू भी किसके इक्वल होगा? वी के इक्वल होगा। मानते हो नहीं मानते हो? भाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही तो इमेज का डिस्टेंस है, यू भी वही है, वी भी वही है। ठीक है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस के लिए अगर मैं बता के चलता हूँ, इस केस के लिए मैं बता के चलता हूँ कि इस केस में मैग्निफिकेशन क्या निकल के आता है? 1।
मैग्नीफिकेशन 1 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम होती हैं, तब मैग्नीफिकेशन 1 होता है। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, केस नंबर 4। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F। अब आप देखो F कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट है ये इन बिटवीन F एंड C, इन बिटवीन F एंड C। तो देखो ऑब्जेक्ट ये C पॉइंट दिख रहा है आपको, ये F पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई H ऑफ O। अच्छा, अब क्या रेज़ कहाँ से निकलेंगी? तो फर्स्ट रे को मैं कहाँ से निकालूँ? पैरेलल। जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से निकलती है बेटे? फोकस से, सब जानते हैं। सेकंड रे को कहाँ से निकाल देते हैं? सेकंड रे को मैं चाहूँ तो F से भी निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ C से निकाल सकता हूँ, सेम ही बात पड़ेगी, रूल्स थोड़ी ना चेंज होंगे। तो देखो C से अगर मैं निकालता हूँ तो ये रे ऐसे गई, C पे ही रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, राइट? कहाँ पर कट कर रही है? इस जगह पे ये कट कर रही है। ये क्या कहलाएगी? इसका H ऑफ I। आप देख पा रहे हो इस केस में H ऑफ O इज ग्रेटर देन H ऑफ I, मतलब इमेज की हाइट बड़ी है, और इस केस में M की वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी। क्लियर है बात? यानी कि साइज कैसा है रहेगा? एनलार्ज रहेगा। नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। देख पा रहे हो ना कि इमेज का हेड नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट का हेड कहाँ था? ऊपर की तरफ था। आगे देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F। नेक्स्ट केस नंबर 5। टोटल 6 केस हैं। सिक्स्थ केस में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। बाकी स्टार्टिंग के 5 केसेस में इमेज रियल ही बनती है। देखिए फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F। तो देखो ये अब ऑब्जेक्ट है F पे। F के लिए फर्स्ट केस में मतलब फर्स्ट रूल, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकलती है? फोकस से, हम सब जानते हैं। सेकंड रे को कहाँ से निकालूं? मैं C से निकाल लेता हूँ। C के लिए रूल क्या बताया था? रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, है ना? तो अब क्या ये रेस दोनों कहीं पे कट कर रही है? नहीं कट कर रही है, तो हम ऐसा मानते हैं कि दे विल मीट एट द इंफिनिटी। दे विल मीट एट द इंफिनिटी। यहाँ पर मीट नहीं कर रही हैं, नियर बाय में, बहुत दूर जाके मीट कर रही हैं। ठीक है, तो नेचर कैसा रहेगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या रहेगा? हाईली एनलार्ज्ड। यानी कि इस केस में H ऑफ I वुड बी ग्रेटर देन H ऑफ O। क्लियर? और U जो होगा वो भी क्या होगा? इज लेस देन V, इज लेस देन V। V से छोटा होगा। V तो क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। क्लियर? आगे देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। ये है सिक्स्थ केस। F ये पॉइंट है, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख पा रहे हो F और P के बीच में है अब की बार ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे को कैसे निकाला है हमने? पॉइंट पोल पे। पोल से क्या होता है? जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करती है, यानी कि एंगल I किसके इक्वल होगा? एंगल R के। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट रे हो गई। अच्छा, सेकंड रे को कहाँ से निकालना है? C से निकालना है। C से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब आप एक चीज जरा देखो, C से रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक कर जा रही है, तो रेज इसका मतलब तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, एक है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों मीट तो कर ही नहीं रही है कहीं पे। इसका मतलब क्या? इमेज नहीं बनेगी। तो बेटे इमेज बनेगी, लेकिन कहाँ पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर। ये रहेगी हमारी इमेज। आप देख पा रहे हो इमेज का हाइट बड़ा है, यानी कि H ऑफ I इज ग्रेटर देन H ऑफ O। बात समझे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट, इसमें दो ही केस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में। बेटा दो ही केस बनते हैं सिर्फ। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है? इन्फिनिटी पे। और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल से थोड़ा दूर। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से थोड़ा सा दूर की तरफ में। ठीक है, कहीं पे भी हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट जो केस है, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि इमेज कहाँ पर बनेगी, तो देखो ये इंसिडेंट रे हुई, यहाँ से आई, इन्फिनिटी से आ रही है ना? और क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या कर देगा? इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यानी कि ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, दूसरी रे इस तरीके से आई और ये इस तरीके से चली गई। मिनिमम कितनी रेज़ चाहिए होती हैं? मिनिमम 2 रेज़ चाहिए होती हैं, ठीक है? टू मेक अ इमेज। अब आप देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, एक रे रिफ्लेक्टेड रे उस तरफ चली गई, तो क्या इमेज ही नहीं बनेगी? इमेज तो कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रेज़ ही तो बनाती हैं, जहाँ पर कट करेंगी। अब देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में तो ये कहीं पे मीट कर ही नहीं रही हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ में। तो हम कहाँ एक्सटेंड करते हैं इसको? बैक साइड में। कहाँ पर एक्सटेंड करते हैं इसको बेटे? बैक साइड में। बैक साइड में कहाँ पर? F के ऊपर। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? प्रिंसिपल
फोकस पे ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और ये इमेज का नेचर कैसा होगा? ये इमेज का नेचर होगा वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या वर्ड चलता था? मैंने आपको बताया था इरेक्ट। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं, केस नंबर 2। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड पोल है, पोल से दूर है। पहली रे को हम कहाँ से लेके आए? पैरेलल। जो रे पैरेलल गई वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, बट ये जानी कहाँ पर चाहिए? फोकस से जानी चाहिए ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? ऐसे एक्सटेंड करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको ध्यान देने वाली बात है, रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड होगी, इंसिडेंट रे एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली रे क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड रे। कौन सी रे? एक्सटेंडेड रे। सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ पे लेके आया मैं? सी पे लेके आ रहा हूँ। और सी के लिए क्या रूल है? रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। तो अब देखा जाए तो ये वाली एक रे हो गई, है ना, और एक रे हो गई ये रिफ्लेक्टेड। तो दोनों तो मीट ही नहीं कर रही हैं। वही सवाल कि अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं, मीट ही नहीं कर रही है रिफ्लेक्टेड, तो इमेज ही नहीं बनेगी। बट इमेज तो बनती है मिरर्स में, कन्वेक्स मिरर में। तो फिर हम रिफ्लेक्टेड रे यानी कि इसको एक्सटेंड करते हैं, जो कि सी से गुजर रही है। जो ये वाली रे थी इसको एक्सटेंड किया, जो कि एफ से गई। कहाँ पर कट कर रही है? इस जगह पे कट कर रही है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा इमेज का प्लेस है कि इमेज यहाँ पर बन रही है। क्लियर हो गई बात? आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ यहाँ पे लिख दिया है, ये एक टेबुलर फॉर्म में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर ही दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देखिए कनकेव मिरर को ही क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? टॉर्चेज में यूज होते हैं, हेडलाइट्स में यूज होते हैं। जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, तो उनमें भी तो ऐसा ही होता है, कनकेव केव के जैसा ही तो होता है भाई। यहाँ पे बल्ब लगा होता है इस जगह पे, ये ऐसे जाके यूं रिफ्लेक्ट करता है रेज को। ये रे निकली यूं गई, दूर तक जाती है। ठीक है, डेंटल एग्जामिनेशन में यूज होता है, सोलर फर्नेसेस में यूज होता है। ठीक है, कन्वेक्स यानी कि डाइवर्जिंग वाला कहाँ पर यूज होता है? तो कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स के जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, जो साइड वाले ऐसे वाले मिरर्स होते हैं, जो उनमें यूज होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू फॉर एनहेंसिंग ड्राइवर्स विजिबिलिटी। तो इसी वजह से इसको इसमें यूज किया जाता है। और अगर आपने देखा हो कि कई बार शार्प टर्न्स होते हैं इस तरह से, कि कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ये शार्प टर्न है, ठीक है, इस तरीके से ये रोड है, बेसिकली मान लीजिए कि ये रोड है। तो अगर कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, तो और कोई गाड़ी अगर इधर से आ रही है, तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर साइड में इस जगह पे ये कॉन्वेक्स मिरर्स को लगा दिया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है ना, इस वजह से। तो रेज आएंगी, जो गाड़ी आ रही होगी उसको इसमें दिख जाएगा कन्वेक्स मिरर में, इधर वाले को ये गाड़ी दिख जाएगी, और इधर वाली गाड़ी को ये वाली गाड़ी दिख जाएगी। क्लियर है बात? आगे देखो, साइन कन्वेंशंस, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। साइन कन्वेंशन पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ में मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैथ्स आपने पढ़ रखा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है। ये आपने पढ़ रखा है वाई होता है, ये वाई डैश होता है ना। मैथ्स में आपने पढ़ा है एक्स साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? प्लस। और एक्स डैश के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? माइनस। वाई वाले सारे डिस्टेंसेस को क्या कहते हैं? वाई डैश वालों को नेगेटिव। और वाई वाले सारे डिस्टेंसेस को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। बात रहेगी याद? तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को? हमेशा लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड का मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इसका मतलब वो हमेशा एक्स डैश एक्सिस में होगा। तो यानी कि यू जो होगा वो हमेशा माइनस का होगा। बात समझ गए? अच्छा, अब अगर वी जो है यानी कि जो इमेज है, अगर इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है, इमेज भी यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड बन रही है, तो वी उस केस में भी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर इमेज जो बन रही है वो ऑपोजिट साइड बन रही है, इमेज कहाँ पर बन रही है? ऑपोजिट साइड में, तो जो वी होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है याद से, है ना। अगर ऑब्जेक्ट सेम साइड ऑफ द, अगर इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, तो वी क्या रहेगा? नेगेटिव। और अगर ऑपोजिट साइड बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो रहेगा पॉजिटिव। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आ जाता है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे क्या कहते हैं हम? मिरर फॉर्मूला। एक होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u इज इक्वल टू h ऑफ i अपॉन h ऑफ नॉट। इसे क्या कहते हैं?
मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये एच ऑफ आई है, एच डैश, और ये है एच ऑफ ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, बस रिप्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं है। ये वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो फोकल लेंथ, अब थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फोकल लेंथ को कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब किसके लिए नेगेटिव होगा, ध्यान से समझ लेना। देखो कनकेव मिरर है, जैसे ये हो गया कनकेव मिरर, है ना। अब कनकेव मिरर कैसे बनाया गया था, ऐसे ही तो बनाया गया था, इसका गोला इधर तो बना होगा, मानते हो? अगर इसका गोला इधर बना है तो लेफ्ट साइड क्या होती है, एक्स डैश एक्सिस, और एक्स डैश के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं बेटे, माइनस होते हैं। तो इसका मतलब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर का जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऐसा है ना, इसका गोला इधर बना होगा, आप समझ के देखो, पॉलिशिंग ये बैक साइड से है ना। तो ये होगा इस तरीके से, राइट। और ये किस साइड है, राइट साइड है इसका फोकल लेंथ। तो इसका मतलब इसका जो एफ होगा वो क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर का। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे देखते हैं। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एच ऑफ ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी ध्यान रखना है। एच ऑफ आई डिपेंड करेगा, इमेज अगर उल्टी है या सीधी है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप यहाँ तक कि आप चीज़ें समझ पाए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के जो हैं हम उनका डिस्कशन, जो रिफ्रैक्शन शुरू होगा उसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आया, आपको हेल्प हुई वीडियो से, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं इसका सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन के जो नोट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, टेक केयर, गुड बाय एंड शब्बा खैर।